नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जो एडिटोरिया के एमसीक्यूज़ हम करा रहे हैं 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़। तो इसका ये हमारा थर्ड वीडियो है और इससे पहले हम सेट 1, 2, 3 एंड 4 करा चुके हैं और ये आज से हम सेट 5 और 6 कराएँगे। डेली हम 2 सेट कराते हैं और एक सेट में लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, तो डेली हम 100 क्वेश्चन कराते हैं और उनके साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए होते हैं उनको भी कराते हैं। तो इस बुक में 100 सेट दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 करके सबको कंप्लीट कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से। तो इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। जो फिरोज शाह मेहता थे, इनके द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी इनके द्वारा 1885 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मृत घाटी जिसे डेथ वैली कहते हैं, यह क्यों प्रसिद्ध है। डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर है सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। जो डेथ वैली है वो अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन इसका 1 कथन दिया है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये बताना है सत्य है या असत्य। और जो कथन नंबर 2 है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के दौरान निक्षेपित होने वाले, जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है इसके दौरान जो निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा होती है इसको भांगर कहते हैं। और तीसरा है हमारा कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये बताना है कि इसका कौन सा सही है। तो इसका तीसरे का राइट अप जो आंसर है वो है डी, यानी 1 और 3 सही है, यानी 1 सही है और 3 सही है। और जो प्रतिवर्ष बाढ़ों के दौरान निक्षेपित होने वाली जो नई जलोढ़ होती है उसको भांगर नहीं कहते हैं बल्कि उसको खादर कहते हैं, ठीक है, ये भावर कहते हैं। अब सेट नंबर 4 है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, तो बताना है ये सूर्य ग्रहण की जब स्थिति होती है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, चंद्रमा मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है ये स्थिति बतानी है। तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरेनियम के भंडार में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इसके शीर्ष पे है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डेविड जल संधि, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं, ए बी सी तीनों। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो ओलिव रिडले जो कछुआ है इसके स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी भीतरकनिका जो है वो ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रचलित है या फेमस है, या प्रसिद्ध होगा तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। ये हमने करंट अफेयर्स में भी बताया था कि जो अमेजन वर्षा वन है इनको पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ये पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया। जो इससे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना है इसको किसने प्रस्तावित किया। तो इसको प्रस्तावित किया है ए.जी. टांसले ने। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये बताना है। तो ये कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो वो हैं, एक तो नर्मदा है, दूसरी है ताप्ती, ठीक है, और तीसरी ये नर्मदा, ताप्ती और माही, ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। और महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसकी अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको सोडियम क्लोराइड और जल मिलता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण, यानी 12 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ठीक है, तो कौन जो है वो ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर दिया है बी, यानी अपक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? जो कौन सा धातु है वो विद्युत का सुचालक है ये बताना है। तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, ठीक है, और ये एक अधातु भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है, 15 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? कौन सा होता है? कौन सा ऐसा दर्पण होता है जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी समतल व उत्तल। नेक्स्ट है 17 नंबर की, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है नर्म लोहे की छड़ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं ये बताना है। तो ये चारों ही पृथक्करण की विधियां हैं, ठीक है, 18 का ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये स्राव होता है उपरोक्त सभी का, यानी एस्ट्रोजन का भी होता है, प्रोजेस्टेरोन का भी होता है और रिलैक्सिन का भी होता है। तो मादा जनन अंग से तीनों हार्मोन का स्राव होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 19 का डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, टोकोफेरॉल ये दिया है, ये विटामिन दिए एक साइड और दूसरी साइड दिया है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें दिया है टोकोफेरॉल। जो टोकोफेरॉल होता है ये जनन की कमी कर देता है, ठीक है। टोकोफेरॉल की वजह से जनन की कमी हो जाती है और ये जो नेफ्थोक्विनोन है, नेफ्थोक्विनोन के कारण चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। और थायमीन के कारण क्या होता है? तो थायमीन के कारण बेरी रोग होता है। और जो विटामिन ये ऑप्शन डी है साइनोकोबालामीन, इसके कारण जो है तंत्र की गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी, यानी क्वेश्चन 20 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो किया जाता है वो कूटपाद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 21 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है इसमें जूल। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का जो उपबंध है वो किया गया है? तो वो किया गया है भाग 9 के खा में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो ये जो कथन दिए हुए हैं इन पे हमें विचार व्यक्त करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही 5-5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 सही है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? 2। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, ये एकदम सही बात है। और ऑप्शन नंबर 2 दिया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। बताइए कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था? तो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ठीक है, ये सही है गलत ये बताना है। तो ये भी सही है।
और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, यानी 25 का राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, ये बताना है। तो ये सारी की सारी सभी विशेषताएं जो हैं वो भारत शासन अधिनियम की हैं। आप एक बार पढ़ देना इनको। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया जाना, ये तीनों ही सही हैं, तीनों ही विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको सौंपा गया? तो किसको सौंपा गया ये जिम्मा सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है क्योंकि ये मौलिक अधिकार में आता है। तो मौलिक अधिकार के कौन से आर्टिकल में आता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाकी ए, बी और डी ये तीनों ही नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था, इसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण जो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए थे राज्य, उन राज्यों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें अवध शामिल नहीं है, ठीक है, अवध शामिल नहीं है, बाकी सभी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 30 का डी होगा, 1930 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी एन.जी. रंगा के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किन के द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, यानी 32 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 32 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे 33 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो ये अस्वीकार किया गया 1909 लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। 33 का सी होगा। और 34 का क्या है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन इसका डी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये सही नहीं है। बाकी इसमें क्या क्या सही है देख लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कथन है कि जलियांवाला कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, एकदम सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। और इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो चांदी जो पाई गई थी वो पाई गई थी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के काल में। कौन से? हड़प्पा सभ्यता के काल में। 36 का ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 37, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो धारण की थी ऑप्शन सी, हर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? किस संत को माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो किस शासक के द्वारा की गई थी? ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो किसने भेजा था? ये भेजा था बिंबिसार ने।
40 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट देखेंगे, तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो तारीख मुबारक शाही जो पुस्तक है ये रचित है याह बिन अहमद सरिंदी के द्वारा। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन सी सही होगा। 44 है, इसका ऑप्शन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ये बताना है। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा था वो रहा था लॉर्ड लिनलिथगो का। किसका? लॉर्ड लिनलिथगो का। तो 44 का ऑप्शन सी सही होगा। और एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसमें क्या अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी के अंतर्गत, ये बताना है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। नेक्स्ट है 46, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो 46 का राइट आंसर होगा विदेशी निवासियों की आय, इसको शामिल नहीं किया जाता है जीएनपी में। बाकी निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान, इन तीनों को इसमें शामिल किया जाता है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसकी बिक्री और खरीद को? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा डी, इसको कहा जाता है बाजार पूंजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है विश्व बैंक के द्वारा? तो यहाँ थोड़ा करेक्शन करना है। 47 जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, OMO कहा जाता है, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? ठीक है, तो वो बताना है हमें। तो वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। बाकी वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी की जाती है और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस भी जारी की जाती है। लेकिन इसमें पूछा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है, तो वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी भारतीय आयात निर्यात बैंक की 1982 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है IMF। कौन जारी करता है? IMF। तो आइए अब कुछ स्मरणीय तथ्य होते हैं इनके नीचे दिए हुए सेट के, ये हम देखेंगे। तो पहला है आइए बिम्बिसार, इनसे संबंधित है। देखेंगे बिम्बिसार किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? बिम्बिसार किसे हरा के जो अंग राज्य है उसको मगध में मिलाया था? तो ये ब्रह्मदत्त को हरा के। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया और इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या वह इसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु को कुलिक नाम उपनाम से भी जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध का शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की और उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। उसके बाद बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि बिम्बिसार कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था और बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। ठीक है, कालाशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये सारे एक एक लाइन जो भी इतने सारे ये कथन दिए हुए हैं सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एक बार हम रिवाइज कर लेना इन्हें। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सा है हमारा सेट।
नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कवर करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया। जो हेलिना रक्षा उपकरण है इसको किस देश ने विकसित किया है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत ने हेलिना रक्षा उपकरण को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है ये बताना है। हमें यहाँ फोकस करना है नहीं पे। क्वेश्चन में हमें यही मिस्टेक होती है हमसे कि हम क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और जो मेन कीवर्ड है उसको छोड़ देते हैं। तो अगर नहीं छोड़ देंगे तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वेम्बनाड, यानी वेम्बनाड जो है वो केरला में, वो कर्नाटका में नहीं है, केरला में है। बाकी सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, भितरकनिका उड़ीसा में है और पीताम्बरम जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा बंदरगाह ऐसा है इसको हम कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है इसका सैंटोस। जो सैंटोस बंदरगाह है इसको हम कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। इसमें भी सेम चीज़ ध्यान देना है हमें कि कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ सूची 1 दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है। तो इसमें देखना है रेनेटिंग जो होता है ये पनीर में होता है, और जैव प्रौद्योगिकी ये प्लाज्मिड, और गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है। और ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा गलत होगा, ठीक है। यही सुमेलित नहीं है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर लिखा है, यही हमारा गलत होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि ओजोन परत कौन से मंडल में होती है या कौन से स्फीयर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रफल की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है वो किसका उदाहरण है ये बताना है। तो बलित पर्वत का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, करेवा वैली स्थित है। ये जो करेवा वैली वाला क्वेश्चन है ये BPSC 67 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये स्टेटमेंट बना के पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें पढ़ेंगे कि करेवा वैली स्थित है और ये फेमस किस लिए है ये भी बताएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ए है, और ये कश्मीर में है और केसर के उत्पादन के लिए ये फेमस है, करेवा वैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। जो ऑपरेशन 0 आवर था ये किस आंदोलन के दौरान चलाया गया। तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। इसमें जो पहले ही दिन जो चोटी के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन 0 आवर चला के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। मतलब जानबूझकर की गई हत्या को कहा है रॉलेट एक्ट। तो ये कहा है CF एंड्रयूज ने। CF एंड्रयूज ये महात्मा गांधी के अच्छे मित्र थे। इन्होंने कहा है कि ये जो रॉलेट एक्ट था ये जानबूझकर की गई हत्या थी। और क्वेश्चन नंबर 11 है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया ऑप्शन नंबर ए 1980 में, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि 1972 एक्ट किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली गैस है। कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो उत्पन्न करती है। तो ये गैस है, ये जो जलवाष्प है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और ये मीथेन भी और ओजोन भी, ये तीनों जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती हैं। तो 12 का ऑप्शन होगा डी, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और है बेंजीन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैसोहॉल मिश्रण है। जो गैसोहॉल है वो किस किस का मिश्रण है।
तो वो 90% इसमें पेट्रोल होता है और 10% एल्कोहल होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, एक कोई वस्तु है वो एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो इसका वेग जो है परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, एक समान गति से तो है वृत्ताकार पथ पर गतिशील, लेकिन इसका वेग जो है वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, 15 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट जो ऑप्शन दिया है वो डायरेक्ट देख लेते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी है, यानी ए का तीसरे से अमीटर विद्युत, और बी का 4 है, यानी हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापता है, और बैरोमीटर दाब को मापता है, वॉट शक्ति का मात्रा का। ठीक है, शक्ति को वॉट में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत पुस्तक थी, इसका प्रकाशन किया था BR अम्बेडकर ने, यानी 17 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ड्यूस, डबल, फॉल्ट जैसे शब्दों का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो ये शब्द हैं, इनका संबंध है लॉन टेनिस से। ठीक है, एक बार इन्हें देख लेंगे। ड्यूस, डबल, फॉल्ट ये है लॉन टेनिस से संबंधित शब्द। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राक्कलन समिति के संबंध में कथन बताना है। तो देखेंगे कि प्राक्कलन समिति कौन सी होती है, इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो बतानी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो राइट आंसर बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 4, यानी कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है, यही इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें ये सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य इसमें होते हैं, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसीलिए ऑप्शन 3 भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। और इसके सदस्य जो होते हैं ये 10 और 15 नहीं होते हैं, बल्कि 15 और कितने होते हैं? 15 होते हैं। नहीं, जो 30 के 30 होते हैं 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक है, क्योंकि सदस्यों की संख्या 30 रहती है इसमें। तो राइट ऑप्शन इसका हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपाल जो हैं उनके सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें सूची 1 है, सूची 2 को इसमें मिलान करना है। तो 22 का जो ऑप्शन है वो दिया है बी। क्या दिया है? बी, यानी भाग 5 जो है वो संघ सरकार, और भाग जो 10 दिया है वो दिया है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित, और जो भाग 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है, और भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 में आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से क्या शामिल किया गया है? तो राज्य की नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय का दर्जा देता है? तो कौन सा देता है दर्जा? क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका 24 का आंसर होगा बी, यानी अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। अब आप ये बताएंगे कमेंट करके कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को दर्जा दिया गया है अभिलेखी न्यायालय का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है ये बताएंगे। तो 25 का राइट ऑप्शन जो है वो सी है, यानी साधारणता, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 क्या है? भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो ये अवशिष्ट जो अधिकार हैं वो रहेंगे संघ की संसद के पास, यानी 26 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? कौन सा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तब मंत्रिपरिषद जो है इस्तीफा दे देगी? तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद। ठीक है। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? तो सही बताना है इसमें कौन है लोक लेखा समिति से संबंधित। तो 28 का राइट ऑप्शन जो है ए होगा, यानी 1 और 3 ये दोनों कथन सत्य हैं, जबकि कथन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 29, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है सी, यानी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 30 है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो पूर्ण रूप से रुपए को परिवर्तनीय घोषित कब किया गया था? ये किया गया था 1994 में। डायमेंटिना गर्त, ये जो खाई है ये किस महासागर में है? डायमेंटिना गर्त ये बताना है। तो ये है हिंद महासागर में। कहाँ पे है? हिंद महासागर में ये खाई है, ठीक है। और 32, ये 31 का हो गया बी। और 32 पढ़ेंगे कि बरमुडा त्रिभुज जो है इसका त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमुडा त्रिभुज का, तो ये है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन सी सही होगा। 33 है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो इसका रूपांतरित रूप जो है वो है नीस। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो अंतरिम सरकार में जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे वो हुए थे 5। कितने प्रतिनिधि? 5 मुस्लिम लीग के। और 35 है, अनवार ए स्वाहिली किसका फारसी अनुवाद है? कौन सा है? अनवार ए स्वाहिली, तो ये है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो ये मानी जाती है पुर्तगाल की देन। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किस किसने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो वो भाग लिया था 1, 2, 3, यानी महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी ने। मौलाना आज़ाद जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है रामानंद जी को। किसको? रामानंद जी को। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, एक तरफ सूचीबद्ध में बौद्ध संगतियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ सूची दी गई है, ठीक है। तो इसको मैच कराएंगे हम। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, ए के और ए के, और इसको हमें सेट कैसे करना था। तो ए और के जो स्टार्टिंग वाले थे 1 और 2, तो वो तो थे बड़े नाम वाले, ठीक है। और ए और के जो सेकंड वाले थे वो थे छोटे नाम वाले। तो पहले क्या आएगा? अजात शत्रु, यानी ए का चौथा हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध संगति में कालाशोक हो जाएगा। फिर ये छोटे वाले ए के देखेंगे तो थर्ड बौद्ध संगति में हो जाएगा अशोक, और फिर चौथी बौद्ध संगति में हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी के आंदोलन को काल क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, खेड़ा आंदोलन और ये अहमदाबाद आंदोलन, तो इसमें पहले हुआ था अहमदाबाद, फिर हुआ था खेड़ा। हुए तो दोनों 1918 में थे, लेकिन ऐसे याद रखना है हमें, अहमदाबाद में ए आ रहा है तो अहमदाबाद में ए आ रहा है, इसलिए अहमदाबाद पहले आएगा। और खेड़ा में के आ रहा है तो के ए के बाद ही आता है, तो इसलिए पहले अहमदाबाद। यानी हमारा राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 41 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, किन गुणों में हार्मोनों में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, ये देखेंगे। तो 43 का राइट ऑप्शन होगा डी, ये सभी प्रोटीन नहीं है। तो इस गुण में ये हार्मोन जो है एंजाइम से भिन्न रहते हैं, क्योंकि ये सभी प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया होता है, ठीक है, रतौंधी बोलते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है? ये किया जाता है सोनोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये प्रभाव पड़ेगा कि 2 गुनी होती है, मतलब यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का झूलने की अवधि जो है 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे,
वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। वायु अंगार गैस होती है, उसमें मुख्य घटक क्या होता है? तो उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, CO2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 40 इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता कैल्सीटोनिन। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें मुख्य जनन अंग किसको माना जाता है? तो कहा जाता है डिंड वाहिनी नलिका को, यानी 49 का ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन 50 है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? जब पाचन प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो कौन सा उत्पाद ऐसा बनता है जो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है? तो वो बनता है ग्लूकोज। ये सेम आंसर सेम क्वेश्चन एट इट इज BPSC 67 के री एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। अब इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य देख लेंगे हम। तो हर सेट के बाद कुछ स्मरणीय तथ्य दिए होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है कि महाजनपद दिए हैं और उसकी राजधानी दी है। ठीक है। तो महाजनपद दिया है मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह है। महाजनपद कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंग की राजधानी है चंपा। महाजनपद जो अवंती है इसकी राजधानी उज्जैन है। और बज्जी है उसकी राजधानी वैशाली है। और जो मल्ल है उसकी राजधानी कुशावती है। नेक्स्ट देखेंगे जो काशी है, काशी की राजधानी है वाराणसी। पांचाल की राजधानी अहिचत्र या काम्पिल है, 2 राजधानियाँ हैं इसकी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कुरु की इंद्रप्रस्थ, कंबोज की हाटक, अस्मक की पोटली। और चेदी की राजधानी शक्तिमती, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा और गांधार की तक्षशिला। तो ये 16 महाजनपद थे, इनकी महत्वपूर्ण राजधानियाँ एक बार देख लेना, आप रिवीजन कर लेना। तो ये हमारे आज के सेट हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट कल हम सेट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है। तो हम एक दिन में 2 सेट करा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये 3 दिनों में हम 6 सेट करा चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।